कर लीजिए। और कुछ पेड ग्रुप्स भी चलाए जा रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन्हें भी अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे कवर करेंगे। सो उसके बाद अमेंडमेंट शुड बी मेड टू गिव इक्वालिटी ऑफ स्टेटस टू अदर इलेक्शन कमिश्नर जो के बराबर कंसोलिडेटेड रिस्ट्रिक्शन, और उसके बाद वो के बाद में उन पे कंट्रीब्यूशन वोटिंग प्रपोजल और सिग्निफिकेंस। इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि उन्होंने फ्री एंड फेयर इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो कुछ भी आता है उसको जो है के बाद है व्हाट टाइप ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस शुड बी देयर, किस टाइप की इलेक्टोरल प्रोसेस दैट हेल्प्स इन रियलाइजेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ पीपल। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे सिर्फ डेमोक्रेसी में एक ही जो धब्बा हम कह सकते हैं वो सिर्फ इमरजेंसी का दिखाया इलेक्टोरल सिस्टम में और टाइम टू टाइम के लिए। तो जब कांग्रेस ईयर्स के जाने का टाइम था सेकंड टर्म में, जब सेकंड टर्म उनकी एंड होने आ रहे थे, बहुत सारे केसेस आ रहे थे और तब भी वोटर्स ने तो वो उनको पनिश करेंगे इलेक्शन। अभी भी पॉलिटिक्स में जो है ऐसे फॉर्म फिल करे तो उसको अपना जो है पूरा बताना पड़ेगा। पावर अभी इलेक्टोरल जो है मनी पावर को काफी हद तक कोशिश की, काफी हद तक कम हुई है, लेकिन फिर भी स्टिल अभी चल रहा है। जैसे कि प्रोसीजरल में किसी को 10% मिलते हैं, किसी को 12% मिलते हैं, किसी को वोटिंग मिली है तो 12% वो सिर्फ 12% को कर रही तभी वो जीते, ताकि वो कोई पार्टी लोगों ने वोटिंग डाली, मान लो नहीं मिली, कहीं पे भी उनको ऐसा होना चाहिए कि पार्लियामेंट है चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जितना उनको एक सिंगल सीट भी लोकसभा में नहीं मिली क्योंकि उनको कहीं पे भी मिलता है वैसे उसके अकॉर्डिंग है कि इनको जो है असेंबलीज और बहुत ही कम है। और अगर हम कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी कंपेयर करके बिल जो है अब 10 साल इनको दी भी जाए पार्लियामेंट में असेंबलीज में, क्योंकि क्या होगा अपने अपने व्यूज है रिजर्वेशन को लेकर के, रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि बहुत सारे को हमने चुना है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट कर रहा, तो उनके पास राइट होना चाहिए कि वो उन्हें उनसे सपोर्ट विड्रॉ कर पावर टू डी रजिस्टर द पार्टीज। कुछ पार्टीज जो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स वोटर्स इन इंडिया हैव वोटेड बिहेवियर को बहुत अच्छे से आगे आ रहा है, वोट देते हैं। तो उसके अगर इलेक्शंस अगले साल में होने आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने नोट्स बनाइएगा। उसके बाद है अभी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक बॉडी को खत्म कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बॉडी है कंट्रोलर, यहाँ पे कंट्रोलर एंड 148 टू 151 तक जो है इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जब मतलब पैसे दिए जाते हैं स्कीम्स के लिए तो इनसे पूछा नहीं जाता, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है कि कितना एग्जैक्टली वहां पे उतना पैसा लगाया गया है, लगता है कि 1 लाख ही लगाया जाए, बाकी जो है इधर उधर घोटाले में पॉलिटिशियंस खा जाए है सो उसके बाद नहीं करते। ये मतलब क्या है? सो देयर इज मिसपरसेप्शन इन इंडिया एज इफ ऑडिटिंग इज अकाउंटिंग एंड इफ कैग इज द टाइम्स मिनिस्टर्स इन इंडिया हैव पॉइंटेड पूछा जाता है किसको कितना पैसा देना है, क्या करना है, इनका काम सिर्फ गवर्नमेंट एक्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ पीपल एंड नॉट इन सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है क्योंकि तभी अगर पैसा एलोकेट कर दे तो हमें कैसे पता गया है। सो इनकी अगर हम रिस्पांसिबिलिटीज को देखें, गुड प्रैक्टिसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज कमिटीज होती हैं, फिर ये सब जो है इनकी रिपोर्ट को अच्छे से देखती हैं। टू पार्लियामेंट इज नॉट इनफ एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट हैव डिस्क्रिशनरी, लिखा था बहुत अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है उन्होंने मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि अगर हनी जो है शहद अगर आपकी टंग पे लगा है तो इसका मतलब तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको टेस्ट ना करो, तो क्या उसको प्राइवेट एंड के लिए यूज कर सकते हैं, और इन्होंने ये कहा पानी में ही है। सो उसके बाद ये कहते हैं सो किंग को क्या करना चाहिए, एम्प्लॉय की कितनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद एक और जो है उनको जो है हमेशा जो वो जब ऑडिट करते बताना कि इसने करप्शन किया है, कहां-कहां पैसे को मिसयूज किया है। उसके बाद तो अम्बेडकर जी ने भी इस इंस्टीट्यूशन के साथ पॉलिसी बना देना, पैसे देने को यूज किया गया है। उसके बाद ऐसा क्या ऐसा नहीं है उसको जो है ऑडिट करेगा। उसके बाद दो पॉलिसी से पहले पॉलिसी में रिकमेंड करते हैं कि उसके बाद इनकी अपॉइंटमेंट में ये है कि और जो है सिस्टम उनको उसी मैनर में रिमूव किया जाएगा। फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल और स्टेट एलिजिबल नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जब इनको कैग से रिटायर किया जाएगा पोजीशन से, उसके बाद इनकी जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर उनके अंडर बहुत कुछ होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सारे अकाउंट्स उनके अंडर होते हैं। फिर अगर तो वो वहां पे उसको यूज ना कर ले तो ऐसे करके उनको जो है एनी अदर अथॉरिटी वो मेंशन की हुई है इन रीसेंट पास्ट हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ मेजरली टू क्रिटिसिज्म, जैसे किसी स्टेट में या सेंटर पे कोई अकाउंट हो सकता है ऐसा। और एक्टिविज्म में जो है कई बार जो है हमारा 11th कांग्रेस के पिछली जो हमारी 13th है, लेकिन ये विनोद राय जो थे 11th था, ये सारे स्कैम्स को जो है विनोद राय ने आगे लाया था, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया। तो कई बार कैग जो है जरूरी नहीं है कि हर कोई जो दैट ऑफ इलेक्शन कमीशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है कि वो मल्टी मेंबर बॉडी होगी। कैग जो है इंडिया में बाद फिर ये भी कहा जाता है कि ये डिजायरेबल भी नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर लिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को कर लिया है। प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल बाद आर्टिकल 2 में थोड़ा जिसको नहीं लिखा जाता इंस्टीट्यूशन को कि उनको 5
5 साल बाद जो है आर्टिकल 280 के अंडर प्रेसिडेंट को फाइनेंस कमीशन इन इंडिया वाज एन ओरिजिनल आइडिया, जो फाइनेंस मेंबर्स होंगे हुआ जो प्रेसिडेंट है, जैसे सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लगाती है, जो कलेक्ट करती है, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रहे, कितना पैसा स्टेट्स को जाना चाहिए, स्टेट्स में भी हमने सारे स्टेट्स को देना है कंट्रीब्यूशन कि हमने ये स्टेट्स के लिए रखना है, वो जो है डिपेंड करता है ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रांट इन एड टू द के काम होते हैं। बट प्लानिंग क्या है कि प्लानिंग कमीशन को होती थी कि प्लानिंग कमीशन तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये इशू चलता आया है इंडिपेंडेंट किया, तो नीति आयोग जो है एक टाइप का थिंक टैंक है, वो खत्म हो गई है, बहुत सारा का सारा कुछ फाइनेंस कमीशन के अंडर टर्म्स ऑफ फंक्शंस 3 टू 2020 अपॉइंट किया गया था। तो जो इन्होंने रिकमेंड किया है, तो इनकी जो रिकमेंडेशन है वो माननीय देते हैं, उसके बाद 5 साल तक उनकी रिकमेंडेशन 2017 इसी साल में ये अपनी रिपोर्ट, इनकी रिकमेंडेशन बाद में आएंगी, फाइनेंस कमीशन पे ही होती है। तो पहले देखते हैं, इससे पहले जो वर्टिकल डेवोल्यूशन 34% जा रहे थे स्टेट के लिए, अभी देखते हैं हमारा सेम नहीं होगा, कुछ क्राइटेरिया कुछ वेट दिया था 10%, फिस्कल कैपेसिटी इनकम डिस्टेंस जो स्टेट्स का देखना है उसको 50% वेट दिया था, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के लिए होती है कम होगी, जो अभी 15th फाइनेंस जरूरत नहीं है कि कौन से हैं, क्योंकि हमेशा चेयरमैन का ही आ जाएगा अप्रैल 1 2020 से और 2025 तक इनकी रिकमेंडेशंस को माना जाएगा। उसके बाद है अंडर द 15th फाइनेंस कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या क्या है ये जाते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्योंकि यही रिकमेंड करेगा कि किस तरह से जो हमारे जो नॉर्मली इनको टैक्स डेवोल्यूशन करना होता है वो तो नॉर्मली होता है, रिकमेंड करना है कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स जैसे कि कौन-कौन से पैरामीटर्स के ऊपर, कौन से पैरामीटर के ऊपर परफॉर्मेंस पैरामीटर जैसे बेस पे इसे इंसेंटिव स्टेट्स को कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। यूनियन गवर्नमेंट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है कुछ पैरामीटर्स दिए हैं फाइनेंस कमीशन को, जिसके बेसिस के ऊपर उन्होंने डेवोल्यूशन को रिकमेंड करना है कि स्टेट्स की परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, जो स्टेट अच्छा परफॉर्म कर स्टेट को इन्हीं के ऊपर दिक्कत है, इन्हीं के ऊपर डर है, तो ये 4 पॉइंट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वो कितना एक्सपैंड कर सकते हैं, परफॉर्म करेगा, डेफिनेटली महाराष्ट्र करेगा, तो इनको बेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 और लोअर। सो जो टोटल फर्टिलिटी रेट है इसको स्टेट तो ऑलरेडी जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, सो टोटल फर्टिलिटी रेट उनका 2.1 से भी कहीं कम है, लेकिन जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां पे टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 अचानक से नहीं होती, इसको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन अब जो है जितना एक्सपेंडिचर और पॉपुलेशन मेजर्स यहां पे सारे स्टेट्स को दिक्कत होने वाली है, होते हैं जो इलेक्शंस के टाइम पे दिए जाते हैं, तो कौन से स्टेट ने लोगों को रैशनल बेसिस पे आप अट्रैक्ट करते हो कि अगर आप सैनिटेशन के लिए काम करते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए सैनिट ऊपर जो है उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यहाँ पे तो ये है कि डेफिकेशन यहाँ पे जो है ये भी पैरामीटर लिया गया है कि किसी के बिहेवियर को चेंज करना इतना आसान नहीं होता कि हम किसी को जाके कहेंगे कि आप ये काम कर लो तो वो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो जो टॉयलेट अपने घर में ही नहीं कैसे चेंज करेंगे, बच्चे को हम मना सकते हैं, यंग को हम मना सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर्स इंसेंटिव जो परफॉर्मेंस बेस्ड दिए जाएंगे, यहाँ पे स्टेट्स को एप्रीहेंशन है, तो हमने सारे डिस्कस कर लिया कि कौन से स्टेट को क्या एप्रीहेंशन है। इन पे जो है कुछ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अभी रिकमेंडेशन आई नहीं है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो जितना चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे फाइनेंस कमीशन के बारे में, प्रीवियस लेक्चर में हमने काफी कुछ कवर कर लिया था, उसके आगे पढ़ेंगे कि स्टेट्स को किस किस बात का फियर है। हमने पढ़ा था कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो इंसेंटिव्स हैं, एक एक को हमने पढ़ा था कि कौन कौन से परफॉर्मेंस बेस्ड इंडिकेटर के बेसिस पे कौन से स्टेट ने कितना सुधार किया है, अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव किया है, उस बेसिस पे उनको आगे ग्रांट्स मिलेंगे। सो स्टेट्स के कुछ जो डर हैं, उनको लगता है कि उनके साथ अगर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो मिलता है परफॉर्मेंस डिस्कस कर लिया, पॉलिसीज बहुत सारी स्कीम्स का ऐसा किया जाएगा, इसको को कम किया है, लगाए हैं, क्योंकि ग्रांट्स होती है उसको देना चाहिए कि नहीं, सेंटर देता है स्टेट्स को, वो आगे कंटिन्यू फाइनेंस कमीशन हैज गॉट कुछ रिकमेंड करेंगे, उनकी रिकमेंडेशन जब इंप्लीमेंट की, ये वाला कमीशन होगा, इनकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसके बाद देखने लायक होंगी कि क्या होंगी। वैसे उनकी रिकमेंडेशन जैसे मैंने पहले बताया, डिस्कस किया है, इनके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि जो काम किया जाए, तो इसलिए इनको बनाया गया था। क्या होता था शेड्यूल कंपोजिशन में जो है, एक चेयरमैन ऑफिस है, वो भी प्रेसिडेंट को भी मिलता है। एक शेड्यूल ट्राइब को नेशनल मैटर्स, जब वो मैटर्स को किसी भी मैटर जो, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उनकी अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। हमारी गवर्नमेंट है थोड़ी ज्यादा मेजॉरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन में, हम फाउंड दैट ऑफिशियल पोस्ट हैव बीन फिल्ड इन करता है, वो अपनी तरफ से नहीं होते हैं। हमें पता है कि ऑफ मिनिस्टर्स हैं, कई बार ऐसा होता है करीब, क्योंकि तो फिर पॉलिटिकल जो हमारी गवर्नमेंट है उनके लिए काफी आसान हो जाता है कि अपनी मर्जी से वो किसी, बहुत सारे एनजीओज होते हैं जो कि हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी उनके लिए काम करते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो एससीज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि एससीज के अगेंस्ट जो हमारे कई बार क्या होता है कि छोटे मोटे एनजीओज हैव कंसीडरेबल एक्सपीरियंस, ऐसा रिकमेंड किया गया है। सो इसमें यह है कि हर एक कमीशन जितनी भी हमारी उनके लिए क्वालिफिकेशन जब नहीं बताई होती,
सो इनके काम के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन उठता है कि ये जो है कई बार हो सकता है कि तो फिर ये कमीशन क्या तो कई बार होता है डिस्कस किया है। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर काम करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट काम करता है की होती हैं जो अलग अलग बॉडीज हैं वो जो उनको रिस्पेक्ट एसिस के ऊपर भी फोकस शेड्यूल्ड कास्ट है, वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फॉर वुमेन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल बॉडीज है, को सजेस्ट होनी चाहिए। तो इसको डेकेड्स में क्या हुआ है, नेशनल कमीशन व्हेन वन कंसीडर द नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने काफी फोकस किया था कि इस तरह से एक्ट को पढ़ा जाता है कि आपको अब जो है तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, बुरा सलूक होता है वो सहती रहती है, बताती नहीं है। नेशनल कमीशन ऑफ विमेन गेव रिकमेंडेशन एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1963। इन जो है कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे कि मैटरनिटी लीव को, पहले जो मैटरनिटी लीव मिलती थी 12 वीक अदालत को इस्टेब्लिश करने में भी काफी however working of suggest that institutional collapse गवर्नमेंट करती है। कमीशन फॉर वुमेन फाउंड इटसेल्फ इक्वली प्रोसिक्यूटेबल बाय द, अपनी जो वाइफ है उसको धोखा देता है किसी हैं, अगर वो कोई फीमेल जो है अपने हस्बैंड के रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, वुमेन को नहीं बनाना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ के लिए लड़की खुद जिम्मेदार है। सो उसके बाद कुछ ऐसे केसेस रहे हैं जहां पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को आगे आना चाहिए था, काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं है। कई बार क्या होता है कि अदर मेजर जो ड्रॉबैक्स हैं, चेयरपर्सन हैज नो पावर टू अपॉइंट इट्स ओन फॉर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल इनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, ये भी एक 1993 में जो करता है सबसे, अगर हमारे गया है ऑन इट्स ओन और ऑन रिक्वेस्ट, या तो कोई बाहर से इनको बताए कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एक जगह पे हैं, उसके बाद है इट कैन इंटरवीन मिशन लेके, उसके बाद है अपॉन इंटीमेशन डिटेन जो है इंसान जो है वो क्राइम कर सकता है, फ्यूचर में वो जेल में पड़े रहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई बार क्या होता है कुछ रिव्यू द फैक्टर्स गिविंग ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इनका जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ह्यूमन राइट्स करेंगे कि वो तो इनके उस मैटर को ले सकते हैं। उसके बाद है इनके भी जो चेयरपर्सन और मेंबर ऑफ विच 3 मेंबर्स आर विद जुडिशियल, चेयरपर्सन जो है वो चीफ जुडिशियल होंगे, जो है पोस्टिंग तो अलग से कुछ मिली हुई होगी। उसके बाद इट कैन रिकमेंड द कंसर्न, लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशन अगर आर्म्ड फोर्स नहीं है तो अदर मैटर्स हैं वहां पे, तो वो इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले दे रिसीव द इंफॉर्मेशन, इनकी कोई भी रिकमेंडेशन बाय कमीशन सो एक किया है या नहीं किया है, उसको कम या ज्यादा पार्लियामेंट फंड भी चाहिए जुडिशरी होंगे रिकमेंड किया जाए, क्योंकि जो है आर्म्ड फोर्सेस जो है सो इनको 25 साल हो ही चुके हैं, वायलेशन है वो 58 में इसको लगाया गया था। हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न हमारे एरिया पास किया गया मिलती है ताकि वो इन जो एक्सटेंड की एक्ट नहीं है वहां से हटा लिया गया है। और मणिपुर के भी कुछ क्या क्या है, इसको जो है ड्रैकोनियन एक्ट कहा जाता है। ऑल्सो डिक्लेयर एनी एरिया, डिसाइड करेंगे कि कोई हमारे एरिया थी बहुत वायलेशन करते थे, ऐसे बजट एंड गवर्नर कैन आस्क फॉर सकती थी। सो ऑब्जेक्शनेबल का अफसपा एक्ट का जो सेक्शन 4 है यही स्पेशल पावर नहीं बनेगा। इन केस एनी एक्ट इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स, सेक्शंस भी हैं इसमें मेंशन, जैसे कि फोर्स ओनली व्हेन इट इज एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है। उनके अगेंस्ट ऐसे भी केस लगते हैं कि डरेंगे, और ऊपर से इनको, लेकिन ह्यूमन राइट्स का सबसे बहुत ज्यादा वहां पे घटनाएं होती हैं, क्योंकि सिंपल सी बात इस एक्ट को क्रिमिनल फोर्स को यूज कर सकती है जब पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब, तो उनको इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो फोर्स लाठीचार्ज हो जाता है उन लोगों को अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर के रैंक के बिलो। सो इनको इतनी सारी पावर्स, ट्रेनिंग इंसर्जेंट्स, उसके बाद
ऑफ मेंबर्स ऑफ, जिस एरिया में हमें लगाया गया है वहां विदाउट ऑफिसर्स हमें जो, सो ऐसा भी होता है, सो उनको लगता है कि जितनी भी गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपना टू क्रिटिक्स इट नीदर नीड्स डिक्लेयर जो है इस एक्ट ARC है, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो एक्ट को रखने का जरूरी। नेक्स्ट बॉडी है OBC, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या था 2018 में हुआ। अगस्त 2018 में क्या होता है, वैसे तो सबसे पावर्स मिल जाएंगे, सो 2017 में फिर से लोकसभा में एक नई तरीके से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस क्या 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल लास्ट अमेंडमेंट मान लो तो ऐसे चलेगी, तो ऐसे जरूर हो सकता है 90th के बाद यही पास हो जाए। प्रेजेंट किया था 123rd। अभी क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पावर्स मिली हुई थी, जैसे कि जो OBC ज्यादा पावर्स हैं वो प्रोवाइड ऑफ द कमीशन इवैल्यूएट की कोई पावर नहीं थी, लेकिन विल हैव टू कंसल्ट द कमीशन ऑन एनी पॉलिसी सेफगार्ड्स ग्रांटेड टू सोशली हैं इंडिया विद द रिपोर्ट्स दैट विल इंक्लूड देयर रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट विल देन ले डाउन। फिर सो उसके बाद है चेयरपर्सन के बाद एक वाइस चेयरपर्सन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लोग हैं जो एजुकेशनली है, और ये 102nd तो अमेंडमेंट होने के बाद ही हमारा UPPCS और UPSC का कैसे होती है। कंट्रीज का मतलब है कि उसका करेंगे सेकंड पेपर में हम तो उनको वीडियोस में तो कवर पेपर 1 अच्छे से फॉलो शुरू करते हैं। ये जो है हमारा सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है, हमने किसे इसको बेटर बनाना है, तो इसके लिए से रिगार्डिंग द नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसके फॉर्मल काम करना है, सेम टाइप का लॉ या सो अगर हम इनफॉर्मली देखेंगे अलाउइंग सेल्फ वेस्टर्न जो सिस्टम है, मतलब एथ्रोसेंट्रिक का मतलब वेस्ट से ही बाद से जैसे माना जाता है, जैसे थ्रू आउट सेंचुरीज हमने देखा पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना उसका कैसा है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसे पता चलेगा कि उनकी गवर्नमेंट फ्रॉम एंड परहैप्स इम्प्रूव अपॉन देयर ओन के सिस्टम के साथ कंपेयर करेंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही फिर हम इम्प्रूव करेंगे, वॉल के हमने अगर अपना सिस्टम लगा देते हैं, सो कंपेयर करने से हमें पता चलता है कि कंट्रीज फॉर पर्पसेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन पॉलिसी हमने एक कंट्री के साथ अपने, जैसे कि सिंपल सी बात है डील फाइनल करनी है, तो डील फाइनल कोई जैसे कि वो बिजनेसमैन ऐसा कुछ पता है, तब हम countries functions so that one can work with other countries instead of blindly countries, जैसे कि हम जो हैं हमारे इंडिया भी अपनी फॉरेन पॉलिसी बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं कि हमने जो है दूसरी कंट्री को अच्छे से अंडरस्टैंड अपना राज डील करेंगे और इससे जो है रिलेशंस अच्छे से स्टैब्लिश होंगे। उसके बाद है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस क्या क्या हैं। अप्रोचेस में से क्वेश्चन आता है मोस्टली, अगर आपने देखा हो कभी पॉलिटिकल इकोनॉमी टाइप के अप्रोचेस हैं, क्योंकि कंपैरेटिव हमारे पास मॉडर्न अप्रोचेस भी हैं। ग्रीक एम्पायर ये सब जो नोन एज फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो। सो इनको क्यों, सिटी स्टेट्स होते थे तब से सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था, अपने अपनी की जो पॉलिटी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एंड प्रोवाइडेड द पेपर 1 सेक्शन ए में इनको अच्छे से कंपेयर किया था। उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब नॉर्मली जो हम ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यू हुआ वर्ल्ड था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कंटिन्यू था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एशिया के कंट्रीज हो गए, तो सिस्टम ना होने की वजह किया जाता था आपस में ही ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज किया जाता, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम जो है उसका सिस्टम है, किस तरह से पेपर 1 यूज नहीं होती, इनफॉर्मल सिस्टम को जो है को कंपेयर किया जाता था एक के दूसरे। हमने अभी डिस्कस किया वही है कि सीलेंट फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशंस के होते थे उसको कंपेयर किया जाता था। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक ही रहा है, बाकी कंट्रीज
पहले भी डिस्कस, इसके लिमिटेशन। सो उसके बाद जो योजना की जो वेस्ट थी उनके इसको रियल टर्म्स में हम कंपैरेटिव नहीं, इनमें जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनमें जो कंपैरेटिव इन रियल सेंस, रियल टर्म्स, सो उसके वेस्टर्न कंट्रीज को लिया गया। फेज 2 जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड सिस्टम्स को भी कंपेयर टर्म है, इसके अंडर जो अप्रोचेज आती हैं जो बिहेवियरलिज्म से रिलेटेड हैं उनको क्रिटिसाइज्ड मतलब है जो वहां पे वर्किंग है। तो ये जो आरसी जो शॉर्ट कमिंग्स है उसको एक ही टाइप का है, तो एक सिस्टम को इंस्टीट्यूट टाइप किया है। उसके बाद है सो जो स्कॉलर्स हैं इनकी जो स्टडी थी वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड तक लिमिटेड थी। गवर्नमेंट कहने का मतलब है अब कंपैरेटिव पॉलिसी है जैसे कि जस्ट द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है। सो पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को जो अब के इनके मॉडर्न थिंक, उसके बाद है रीजंस फॉर एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न। तो अभी पढ़ते हैं कि मॉडर्न जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है उसका पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले से जो दूसरी कंट्री से बचे हुए वो कॉलोनीज हुआ करते थे। इटली में फासिज्म आता है तो ये इट लेड टू जरूरत थी कि कौन थे। अब क्या था कि वो उनका अपना इंडिपेंडेंट, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में वो फॉलो नहीं हो रहा था, तो इस चीज के लिए भी स्टडी करना जरूरी था। उसके बाद है अनदर प्रॉब्लम इन दीज कंट्रीज इज फ्रीक्वेंट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशंस कैन बी लॉन्ग टर्म मूवमेंट चल रहा था, उसकी जो ग्रोथ हो रही थी बिहेवियर मूवमेंट। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ कौन से थे ट्रेडिशनल में, तो अप्रोचेस में से हर बार तो हम जो है सारी अप्रोचेस को अच्छे मॉडर्न मेथड में सिस्टम्स में कंप्यूटर सिस्टम है उसके तो दूसरा सिस्टम जो है पूरा सिस्टम उसी को प्रिजर्व करके रखना। सो सिस्टम के भी अपने अपने एलिमेंट्स हैं जो आपस अलोन वी हैव टू अंडरस्टैंड थे, जो ऑलरेडी हमारे पास सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशन था, एक एक्शन होती है सिस्टम की कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स अप्रोच में ध्यान देने वाले के साथ हमारा एक बड़ा सिस्टम है, इसको हमारा जैसे कास्ट सिस्टम इंपैक्ट करता है। उसके जो इन्वायरमेंट पेपर 1 सेक्शन बी सिस्टम अडॉप्ट किया है लिबरल, सो ये को सिस्टम कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, क्योंकि ये वाली जो of values authoritative allocation means which system will get allocation of values। so यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मेन फिगर है, इसमें ये होता है कि एक साइड पे हमारी इनपुट होती है, गया है इनपुट में जो है डिमांड्स है सिस्टम, अगर हम छोटा सिस्टम म्यूनिसिपल सिस्टम है कि उनको जो है हो सकता है। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होता है बनाए हुए सारे लॉज को फॉलो प्रोसेसिंग होती है, फिर सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से डिसीजन मेकिंग करते हैं। फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है देना। सिस्टम है वो इनपुट आउटपुट मशीन की तरह काम करता है, कन्वर्ट करता है इनपुट को आउटपुट में, जैसे हमने अभी जनरेटर विदाउट फीडबैक द सिस्टम। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ डिमांड्स पीपल फॉर रेगुलेशन के ये, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारे सकते हैं उस डिस्कस किया था। अटेंशन टू गवर्नमेंट है जो हमारा फेस्टिवल है किसी कम्युनिटी, क्रिटिसिज्म ट्रेडिशनलिस्ट के द्वारा किया गया तो वो अपने मेथड्स लेके आए। उसके बाद जो है ट्रेडिशनलिस्ट कंटिन्यू टू बिलीव दैट सो कॉल्ड साइंटिफिक बिहेवियर अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशनलिस्ट जो थे वो क्या करते थे, सिंपली जो रिसर्च है जिसने फोकस किया अंदर सारा कुछ जो था, मार्क्सिस्ट वालों ने भी कोइंसाइडेड विद द टाइम ऑफ स्टाइल है उसको जो है यूएसएसआर और यूएसए जो था सोशलिस्ट ब्लॉक था और अपने आप को अमेरिकन जो ऑफ लाइफ। सो नीदर साइंटिफिक नॉर बेस्ड ऑन वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी व्हिच डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन जो थिंकर्स हैं, उन्होंने ये जो सिस्टम लाया है ये किया है कि उनका सिस्टम जो है वो बेस्ट नहीं करेगा, वो सिस्टम जो है वो इम्परफेक्ट हो जाएगा। ऑन चेंज ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मार्क्सिस्ट लोग कहते थे कि जो कम्युनिज्म सिस्टम रहे हैं ताकि वो अपने सिस्टम को बेस्ट एंड ऑफ आइडियोलॉजी, तो ये कहते हैं कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो थीसिस है वो उसको भी जो है एक टाइप। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, दिस इज अमनदीप कौर और आज हमारे सीरीज में हमारा 76वां लेक्चर है
पेपर 2 का हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने क्रिटिसिज्म भी पढ़ लिया था, ट्रेडिशनलिस्ट का क्रिटिसिज्म रेलेवेंस ओनली एट सिस्टम्स अप्रोच को कि इसको इसके यानी सिग्निफिकेंस वगैरह में यूज ट्रेडिशनल बिकॉज तो हर एक जैसे कोई भी है उस टाइम पे होता है, लेकिन जब टाइम होती है वो टाइम रुकता नहीं है, टाइम जो है वो चेंज बढ़ता है, चेंज आता है, इसकी जरूरत पड़ती है। अप्रोचेस थी है, स्कॉलर्स हैं वो है इन्फ्लुएंस क्या है इसकी अप्रोच जो ऊपर पड़ी है स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्स जैसे मेथड्स भी नए वो तो और वो के साथ कंपेयर किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट आए पहले आया इंटर वॉर पीरियड में, वो एक तो था कम्युनिज्म, दूसरा के इंटर वॉर पीरियड में टाइप का जो पॉलिटिकल कम्युनिज्म को फाजिशनल अप्रोच था ज्यादा का जो उसी के अंडर ही सिस्टम होती है आउटपुट पॉलिटिकल सिस्टम को, तो सिस्टम्स को जो है सिस्टम्स अप्रोच स्टडी स्ट्रक्चर है, हर स्ट्रक्चर छोटे छोटे डिस्क्राइब्ड दैट ऑल सिस्टम्स जैसे कि अच्छे से एज इट इज नहीं शेयर करते हैं, तब हमें समझ कॉन्स्टिट्यूशन में इवॉल्व होता है, चेंज लिख दीजिए हैंड राइटिंग पे प्लीज आप अच्छे से, अगर आप आपकी बात ये है कि अगर आप तो अपने तरीके से इस तरह पे कई बार हैंड राइटिंग करिए, आप अपनी हैंड राइटिंग फंक्शन पढ़े थे एग्रीगेशन कम्युनिकेशन, फिर उसके बाद इसकी है न्यू लॉज बनाने की, जैसे बहुत साल पहले ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर बनाया है, फिर अगर वो एग्जीक्यूटिव जो एक बड़े डेवलपमेंट हैंस पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो अलग अलग देखें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच सोसाइटी हैज टू परफॉर्म टू दैट बेसिस, तो ये फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, इस अप्रोच को लगाया ये वाली जो आई जा चुकी है उसके बाद ये पॉलिटिकल इंस्पिरेशन लिया है, तो मैंने जैसे सही लेकिन उसको बेस मान के कमियां हैं वो चीजों को देखकर फिर स्ट्रक्चरल 7 इनपुट 7 फंक्शंस हो गए, तो इनका ही है। और फिर मार्क्सिस्ट जो नेशनलिज्म से हटके इनको तो जो है वेस्ट स्टाइल ऑफ लिविंग मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, सो सिंपल सी बात है अंदर तक जाती है, ये समझती है कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो बाद हमने 2 अप्रोचेस को जो मेजर अप्रोचेस डिस्कस किया है, उसके बाद है हमारी का इकोनॉमिक सप्लाई पढ़ते किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से ट्रेड होते हैं, क्योंकि स्टेट ओनरशिप थी तो स्टेट के हाथों में था, तो इकोनॉमी में हम यही सप्लाई होती है, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा डिमांड में नेशनल इनकम, तो ये सिस्टम है, फील्ड अलग है, इकोनॉमिक फील्ड अलग है, हमारा पॉलिटिक्स बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, बेस में क्या आता है इकोनॉमिक सिस्टम आता है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था सिस्टम भी होगा, सो यहां से कहा था कि जिन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड किया तभी सिस्टम के ऊपर हमें समझना पड़ेगा। जब 14 में इलेक्शंस हुए थे तब जिसमें बहुत ज्यादा गवर्नमेंट गिरने वाली थी, इसके प्राइस का बढ़ना, किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच आई ताकि दोनों को कनेक्ट करके प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल मींस ऑफ सबसिस्टेंस इन ह्यूमन सिस्टम पे, अब किसी भी सिस्टम उसके बाद है अ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पॉलिटिक्स एम्प्लॉयज पॉलिटिकल इकोनॉमी टू फोकस ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन, सो इसको जो है ज्यादा आप लोगों को पढ़ते समय इस चीज का आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, जैसे कि 250 अगर हम मिलाएंगे यूपीएससी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सो अगर इस अप्रोच के हम लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच नेग्लेक्ट्स, उसने इस अप्रोच ने सिर्फ उस पे ही ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि जैसे ही इस अप्रोच का जैसे पॉलिटिकल सिस्टम में कौन से लॉ स्टडीज रिलेटेड टू अप्रोच यूजेस नॉमेनक्लेचर लाइक नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज, और जब साउथ का नाम लेते हैं इसका मतलब है जैसे फर्स्ट वर्ल्ड है वो लिबरल वर्ल्ड है जहां पे वेस्ट अफ्रीका के हैं, विच मेड बीच में से फर्क करके, सो ये और स्पेशलाइज्ड नॉलेज की इसमें जरूरत है, न्यूमरस फॉल्टीनेस cannot give comprehensive understanding. This approach leads to wealth and prosperity.
है वो काम करेगा। और जो इन्होंने थ्योरी दी थी इनविजिबल हैंड की, कि इससे क्या होगा कि जो ये प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में थे, गया है कि इन्होंने जैसे कि इन्होंने पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी अप्रोच को अपनाया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स। सो इस सब का ये होता है, उतना ही अप्रोच को आप ये समझ लीजिए, वहां पे वैसा क्या होता है कि ये सोसाइटी है वो अलग डेमोक्रेसी का मतलब देंगे, लेकिन जब वही वोट्स के नाम पे लोगों ने वोटो जो है धर्म के नाम पे अप्रोच में समझा गया है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी एक्सप्लोर्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को इम्पैक्ट एरिस्टोटल ने दी थी, वो एवोल्यूशन दी थी। एरिस्टोटल अगर किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में तो इस हद तक करता था, ऊपर थोड़ा बहुत जो है पॉलिटिक्स में भी इन्होंने जैसे स्टेट पावर नहीं, अथॉरिटी, गवर्नमेंट को हम सब अथॉरिटी लोगों और हमारी कंट्री हटाना है, गवर्नमेंट आती है वो। हाँ, इस तरह से किस तरह से हमारी सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वेयर वेस्टर्न स्कॉलर्स स्पेशली द अमेरिकन स्कॉलर्स पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो फॉर्मली जो न्यू अप्रोच अडॉप्ट की गई वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से की गई। दिस एंड देयरफॉर दे वर इश्यूज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स सिमिलर टू पॉलिटिकल साइंस इन न्यूमरस वेज इंस्टीट्यूशंस। एंड जैसे कि मैक्स वेबर है, उन्होंने क्या किया कि किस तरह से हमारी सोशियोलॉजी अप्रोच है कि इसने जो है पॉलिटिकल साइंस का जो फील्ड है उसमें पढ़ा। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी हैज गिवन क्लास एंड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल सिस्टम को का एनालिसिस नहीं होता था पॉलिटिकल साइंस का जो। उसके बाद है क्रिटिसाइज किया इसको ये कहकर कि जो पॉलिटिक्स है फील्ड डिसिप्लिन इट वाज सोसाइटी फील्ड पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ दैट इट कि ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी ही पॉलिटिकल सिस्टम था, लेकिन फिर डेमोक्रेसी आई, लोगों में अवेयरनेस पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ऑफर्स कर लिया है। आपको मैंने जितना पढ़ाया है आप उतना से मैंने बताया कि 500 होते हैं वो ऐसे कोई एक अप्रोच पूछ लेंगे तो आपको नहीं होगी। जैसे कि आपका फर्स्ट पेपर कवर कराया है, रिप्लाई नहीं करते हैं, अगर आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम पे करिए, और जो कॉलिंग के लिए नंबर दिया है आप उस नंबर पे कॉल करिए। कम्युनिटी का अपना अपना कल्चर होता है, एक रीजन में रहने वाले लोगों का अलग कल्चर होता है। कल्चर रिलीजन से भी इंस्पायर हो सकता है, या फिर रहते थे आदिवासी तो वहीं से को यूज किया था, ने यूज किया था। पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है? सेट ऑफ बिलीफ्स, इमोशंस, ऐसा एक कल्चर जो पॉलिटिक्स यूज किया था। पॉलिटिकल ऑफ इंटरैक्शन ऑफ पॉलिटिकल इंटरैक्शन है इम्पैक्ट अपॉन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, डांस राइस इन्वॉल्व होता है जैसे बिलीफ्स एंड एटीट्यूड्स इम्पैक्ट पॉलिटिक्स वहां बनी होती है, जैसे कि करता है कल्चर है पॉलिटिकल कल्चर उस करते हैं। पॉलिटिकल कल्चर को अगर वो बिलीव करेंगे कि भी कंट्री का पॉलिटिकल कल्चर ऑन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चर की आउटलाइन 3 प्योर टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। किस तरह का पॉलिटिकल लोग जो है वो कितना पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ने क्या किया है कि हाँ नहीं है सब्जेक्ट ऐसे डिसीजन लेती है, ऐसे करती है, डिसीजंस है उनको बोलते हैं। सो तो वैसा जो पॉलिटिकल कल्चर है वो सब पॉलिसीज नहीं बनाती है तो उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। बिना अच्छी पॉलिसीज हैं तो अप्रिशिएट करते हैं सकता है लीगल। However, Verba and Almond did not consider any of the above as most suitable times. So अब लेकिन उन्होंने कहा कि अब कि हर कंट्री का अपना होता है, जैसे गया रिलीजन जो कंटेस्ट में कुछ दे देते हैं तो वो जिनके लोगों को वोट देते हैं उनको कल्चर है। वहां पे जो है सिस्टम है 2 पार्टिसिपेंट होते हैं, उसी में देखेंगे तो वहां पे लोगों को हक है। तो उनका जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं तो वहां पे लोग जो है
सोशल बेनिफिट्स क्या है, कि कोई टेररिस्ट अटैक होता है। अभी जो जैसे एंटी ग्लोबल मूवमेंट्स हो रहे हैं, अभी अमेरिका में ट्रम्प की कंट्रीज के साथ इनके जो मुस्लिम कंट्री से कुछ यूरोपियन यूनियन से बाहर कल्चर चल रहा है कि लोग पार्टी, उन्होंने कहा स्टेट की अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। एक्सेसिव पार्टिसिपेशन, आप पार्टिसिपेशन कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट जो है पूरी गिराने आता है कि मैं ऐसे सिस्टम लोगों के डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थॉट अबाउट पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स बहुत डिटेल में तो नहीं, इजीली पता लगा सकते हैं, देते थे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में फर्स्ट टॉपिक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमेशा ही क्वेश्चन बने ऑफ स्टेट में। तीन टाइप के, जैसे हमारा रशिया हो गया, सो इसमें ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंडर ही आता है, लेकिन इसमें से हमेशा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि था। तीन पार्ट्स में अगर देखें पॉलिटिकली डिवाइड किया गया है। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड है, फर्स्ट को रशिया हो, फर्स्ट सोशल डिसइंटीग्रेशन होता है, जो है साल के वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है। फिर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहां पे बहुत होती है, तो पूरा प्राइवेट सिस्टम है। स्टेट वहां पे सिर्फ ऐसे मिलके काम करते हैं, सारी पावर स्टेट के हाथ में नहीं होती। और साथ में देखेंगे उसको जो है, ये सब कुछ हमने लिबरल जब लिबरलिज्म को पढ़ा था तब डिस्कस बाद है। इंडिया में जो है एडवांस्ड इन 50 सोसाइटीज है, उधर अलग अपना काम करते हैं, की बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज की। तो वहां पे क्या हुआ था, वो इंपीरियल रूल से निकले थे। पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब, ऐसी हमारे इंडिया ने पॉलिसी अमेरिका के, उन्होंने क्या किया कि अपनी नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज जो वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लूट के ले जाते थे, लूटने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से एक्सप्लॉइट करे। सो उन्होंने ऐसा टेक्नोलॉजी के कॉलोनियल नेशंस कर लिया, लेकिन हम उसके पोस्ट कॉलोनियल स्टेज फर्दर कास्ट के नाम पे वाज अ मिसमैच। हमारे यहाँ लॉ उनको इन्फोर्स करने के लिए वैसी पावर नहीं है। सो इन पोस्ट कॉलोनी भी हमारा खत्म हो गया है। इसके हम बहुत लोग हैं, उन्हीं के हाथ में स्टेट होता है, उन्हीं के हाथ में सारी पॉलिटिकल पावर होती है। सो स्टेट जो है एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है। अगर हम कैपिटलिस्ट लोगों की, जैसे लिबरल लोगों की, उनकी थिंकिंग को देखेंगे तो जैसे एलिटिस्ट थ्योरी है, वो कहते हैं कि एलाइट लोग हैं जो उन्हीं के हाथों में पावर होती है। हेलो एवरीवन, जैसे इंडिया में भी है, हर जगह यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन से इलेक्शंस को करवाने के लिए कौन से इलेक्शंस होते हैं, दूसरे को 10% को सेकंड राउंड में रख लिया जाएगा, बाकी सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फिर होता है कि जैसे सबसे पहले मान लो 5 कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले किसी को भी मेजॉरिटी नहीं दिया जाए है, वो जीत जाती, बहुत ज्यादा होती है, फिर वो अच्छा होगा कि हमने वहां पढ़ा लेकिन पार्टी फॉर बेटर पार्टी को पार्टी नहीं बना सकता है। सो उसके बाद है 2 पार्टी सिस्टम हैड डेमोक्रेटिक, जैसे कि हम हैं, हमारे जैसे लोग भी जो पार्टी जो पावर की आवाज को दबाया नहीं जाता है।
और हेजेमोनिक पार्टी सिस्टम में क्या होता है, देयर वाज अ अगर दो पार्टी सिस्टम होता है तो वहां पे पार्टी को हारने का डर है। पार्टीज इन हेजेमोनिक पार्टीज, पेरिफेरी पार्टीज कुड नॉट इवन बी क्लासिफाइड एज पॉलिटिकल पार्टीज बट एज प्रेशर। छोटे छोटे पेरिफेरी पार्टीज होती हैं वो एक टाइप का प्रेशर ग्रुप बन के रह जाते हैं, उनका कोई बड़ा इन्फ्लुएंस, रैलीज कंडक्ट किए जाते हैं, तो अपना इन्फ्लुएंस जो सेंट्रल पार्टी 67 तक, जब हमारे 1951 में पहली बार 16 इयर्स तक हमारे इधर जो क्या कहा है, कांग्रेस सिस्टम। सो 1951 से 1960 मोबिलाइजेशन अकर्स इन, और दूसरा जो है एंड दिस स्टडी वाज प्रमोटेड बाय स्कॉलर्स ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। अभी जो है हम इसको इंटरनेशनल में जो पार्टी पावर में होती है गवर्नमेंट के ऊपर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट से है डेमोक्रेसी में, जैसे कि ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं और पॉलिसीज अपने फेवर में लेते हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा था, तो यहाँ पे इन्होंने प्रेशर से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो बिजनेस बनाया है या फिर वर्कर्स के ग्रुप है उनके पास इतना अलग अलग जगह पे बिखरे हुए हैं जिनके इंटरेस्ट सेम है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स उन सारे लोगों के इंटरेस्ट को इकट्ठा करते हैं, एक पार्टी से हम अलग करेंगे हैं। ये वाला जो हम टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप कैसे, उसके बाद है ये, तो ये बिजनेस जो बिजनेस में लोग सारे लोग जो है बिना कुछ सोचे समझे एक साथ सड़कों पे आ जाते हैं। जैसे इंडिया का था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये वाला जो इंडिया का मूवमेंट है काफी आता है किसी ना किसी तरीके, रियरली वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड देयर एक्टिविटीज वर डिपेंडेंट अपॉन द, इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं। और एनी अदर सोशल और उसके करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज भी प्रेशर ग्रुप से अलग अगर सो उसके बाद है दिस ग्रुप्स माइट बी अटेम्प्टिंग टू चेंज ला रही होती है सोशल चेंज। सो अगर जनरली हम सोशल मूवमेंट बिलीफ जो सब लोग एक साथ शेयर करते हैं उनके बेसिस पे ये लोगों को उनमें जब पता चला कि तब वहां जाके जो लेफ्ट पॉलिटिक्स आए जैसे कम्युनिस्ट पहले, सो उन राइट्स को लेने के लिए लोग करना शुरू किया, स्ट्रीट पॉलिटिक्स शुरू किए। सोशल मूवमेंट्स हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स होता है। सो अगर तरीका चेंज हुआ है तो राइट्स हैं हमें मिलने चाहिए, और ग्लोबलाइजेशन ये सारे इश्यूज की वजह से सिविल सोसाइटी एक्टिविज्म नहीं है, पता नहीं कैसे काम होता है, कैसे वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं, लोग पूरे वर्ल्ड में हर जगह हमें कभी ना कभी मूवमेंट देखने को, और भी काफी सारे इन मूवमेंट्स को आप चाहो तो एज इट इज याद कर लो, क्योंकि कई बार अगर सोशल मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के बीच कनेक्ट बनाने के लिए एक टाइप का तरीका है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी है। उसके बाद है डिफरेंट डिबेट अमंग पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज टू हाउ डिफरेंट न्यू एंड ओल्ड डिफरेंट इन देयर गोल, इन हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड इन दिस थे, ना ही ज्यादा पॉलिटिकल राइट्स मिलते थे, तो लोग जो है पॉलिटिकल पावर वो इंटरेस्टेड है इश्यूज लाइक जो ज्यादा सोशल और कल्चर क्लास दैट वाज मोस्ट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग द स्टेटस को। सो उसके बाद है न्यू सोशल मूवमेंट देमसेल्व्स आर मोर एक्शन हेंस इन लाइफ वर्ल्ड। तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का सहारा लेते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में चेंज लाना है तो हेलो जा रहे बॉर्डर है, अपनी अपनी बाउंड्री है, सो जितने भी उसके ऑपरेशंस होंगे उसी बाउंड्री के अंदर, क्योंकि टेक्नोलॉजी और अभी जो इंटरनेशनल आईआर में आपको ग्लोबलाइजेशन से एक कंट्री के दूसरे कंट्री के जब क्राइसिस आया था 2008 वाला फाइनेंशियल, वो इस तरह से है कि हमारी पूरी एक्सपोर्ट कंट्री पे जो एक्सपोर्ट लेड कंट्री
इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ग्लोबलाइजेशन के अंडर आता है जैसे कि ग्लोबल वर्ल्ड। अभी जो हमारा वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया, जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ जहां पे फ्री मूवमेंट होती है मैन की, फाइनेंसिस की, पैसे का लेन देन, जैसे बैंक से उनके ब्रांचेस जो है हर एक इनका नहीं आता है, ट्रेड इसके अंदर हो गया, तो इनका ओरिजिन हुआ था। सो कैपिटलिज्म के वो अगेंस्ट लेनिन थे। लेनिन के बारे में भी हमने टेक्नोलॉजी वेस्टर्न लेड है। वेस्टर्न कंट्रीज ने जब में हुआ, इटली के लोगों को अपने ही लोगों से इससे बचने होता है, जो बाकी गवर्नमेंट लोन्स देते हैं जो कि लॉन्ग टर्म था। यूएसएस कंट्री कि सोशलिज्म में तो ऐसा होता नहीं, लेकिन के साथ ये तो चाइना में सब कुछ निकला आते हैं बहुत। उनको कम्युनिस्ट चाइना तो सिर्फ कम्युनिस्ट चाइना ही कहते हैं। इस पे बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया गया था। लोन चाहिए, कोई हैं तो हमारे को वर्ल्ड की सेक्टर को कितना लिबरल बना दिया था। तो ऐसे करके एक टाइम में अच्छी इकोनॉमी बन गई थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन वाला मूव ज्यादा फर्क कोई लेना देना नहीं है। हमें अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, किसी के ऊपर हमें डिपेंड होके नहीं रहना है। सेंचुरी के बाद जिन कंट्रीज ने बेनिफिट लिया है ऐड हुआ था, तो उससे पहले ये जो थे 4 ही थे, ब्रिक थे। तो इनको जो है इनकी इकोनॉमीज बाद में बहुत अच्छे से ग्रो किए। जो लोग पैसा बनाना जानते हैं वो बहुत कंट्रीज ने जो था इसको, उनके डेवलप्ड कंट्रीज के बहुत सारे पॉलिसीज पसंद नहीं, एजेंडा लाया 2001 में WTO में, जिसमें बहुत ज्यादा बैकलैश फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, तो नुकसान हुआ। तो पॉपुलिस्ट मेजर्स इन वेस्ट, अब वेस्ट कहा था अमेरिका फर्स्ट। यूरोप के बाकी भी कंट्रीज है जैसे फ्रांस है और कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शन है, वो ब्रिटेन में राइज ऑफ ट्रम्प, जिसकी सो ग्लोबलाइजेशन होती है। क्योंकि क्या होता है कि हम जो है वो मंगवाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें कि किसको किस तरह से मिली। इंडिया को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिली सर्विसेज से। इंडिया जैसे कि नॉर्मली कंट्रीज में क्या होता है, लोग पहले एग्रीकल्चर पे होते हैं, फिर शिफ्ट करते हैं इंडस्ट्री पे, तो उसके बाद जाते हैं सर्विसेज पे। सबसे पहले कंट्रीज की जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी सबसे, जब उनको इंडिपेंडेंस मिली थी सबसे ज्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर से आती थी, फिर इंडस्ट्री से, फिर सर्विसेज से। हमारे यहाँ क्या हो गया कि इंडस्ट्री वाला फेज जो है वो एकदम गायब ही है एक तरीके से। पहले हमारा जो था सबसे ज्यादा जीडीपी हमें एग्रीकल्चर से ही मिलती थी, अब सबसे ज्यादा हमें सर्विसेज से मिलती है। कर सकते हैं उसको प्रोड्यूस करो, जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते उसको प्रोड्यूस करने का कोई फायदा नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको बाहर से इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करने में हमें सस्ता पड़ेगा। स्कॉलर्स अगर ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जिन्होंने बात की है, जोसेफ स्टिग्लिट्ज है, उनकी बुक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स। उसके बाद है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। उसके बाद क्रिटिसाइज सबसे ज्यादा ग्लोबलाइजेशन को मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने किया है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सबसे पहले जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर जो सबसे पहले जो थे कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म के एकदम अगेंस्ट थे। उनको कैपिटलिज्म सिस्टम जो है बहुत खराब लगता था। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होती है। कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेट के हाथों में सब कुछ होता है, तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट बनाना। सो अगर किसी का मेन मोटिव प्रॉफिट ही बनाना है तो प्रॉफिट की कोई एंड नहीं है कि हमें किस हद तक जाना है, कोई हद नहीं है इसकी। सो प्रॉफिट जब बनाना है तो वो अपनी हद पार करके एक्सप्लॉयटेशन की तरफ बढ़ जाते हैं वर्कर से। एक टाइम पे ब्रिटेन में वर्कर जो होते थे 16 घंटे, 18 घंटे, 20-20 घंटे तक काम करते थे, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते थे 7-8 साल के बच्चे, उनसे भी काम करवाया जाता था।
तो काम इनसे इतना करवाया जाता था, दिया इनको कुछ नहीं जाता, सिंपली इनको वेजिस के ऊपर रखा जाता था और जितना भी प्रॉफिट होता था वो कैपिटलिस्ट लोग ले जाते थे और बदले में इनको जो है कोई पॉलिटिकल राइट जैसे राइट टू वोट वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं मिलता था। सो जिनके हाथ में इकोनॉमिक सिस्टम उसी के हाथ में पॉलिटिकल सिस्टम, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स क्या थे, कैपिटलिज्म के बहुत ही ज्यादा अगेंस्ट थे। ये मानते थे कि कैपिटलिज्म जैसे कि एक सिस्टम, कैपिटलिज्म सिस्टम है, कैपिटलिज्म में प्रॉफिट बनाना है तो प्रॉफिट बनाने के लिए इंसान क्या करेगा, दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा क्योंकि उसको पता है कि जहां जहां से उसे प्रॉफिट बना सकता है वहां वहां वो जाएगा। सो अगर वो कंट्रीज बाकी कंट्रीज में भी मूव करेगा, उनके साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएगा या वहां से कुछ भी उनके साथ लिंक होगा तो वो क्या है, एक टाइप का ग्लोबलाइजेशन है। इसीलिए वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट थे क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन को कैपिटलिज्म के साथ जोड़ के देखते थे और कैपिटलिज्म सिस्टम को वो नफरत करते थे, इसीलिए वो ग्लोबलाइजेशन को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। और जो बाकी उसके बाद मार्क्सिस्ट थिंकर्स पैदा हुए उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है ग्लोबलाइजेशन को। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था लेनिन ने क्या कहा था कि इंपीरियलिज्म जो है कैपिटलिज्म की हाईएस्ट स्टेज है, ऐसी स्टेज जहां पे किसी को भी एक्सप्लॉइट करने से कैपिटलिस्ट लोग पीछे नहीं हटेंगे, वो किसी को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। इसीलिए मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने हमेशा ही, जैसे मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने कौन से सिस्टम को प्रमोट किया है, सोशलिज्म को, ऑफ फिटेस्ट। क्योंकि क्या होता है कि सोशलिज्म में तो सब कुछ जो है गवर्नमेंट के हाथों में है, जिसकी जितनी जरूरत है उसको उतना दे दो। लेकिन अगर मान लो जैसे हम लोग हैं, हमारे जैसे प्राइवेट लोग हैं, इनके हाथों में जिसको जितना टैलेंट है वो उतना कमाए खाए, ऐसा सिस्टम है। तो डेफिनेटली जब कंपटीशन होगा, चीजों के लिए हमेशा कंपटीशन होता है, सो कंपटीशन में सरवाइव कौन करेगा, जो फिट होगा। तो पहले ये सिस्टम था, लेकिन अब क्या हो गया है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है क्या, इट इज द पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। जैसे कि पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज के नेशंस के हर एक कंट्री एक नेशन है। जैसे कि एक नेशन का क्या मतलब है, उसकी अपनी बाउंड्रीज हैं, कोई भी कंट्री के अपनी बाउंड्रीज हैं, उसकी अपनी पॉपुलेशन है, टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं, पॉपुलेशन है, स्टेट है। तब होगा जब कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट होगा। अगर मान लो कोई भी स्टेट इंडिपेंडेंट ही नहीं है, कोई स्टेट ठीक से डेवलप नहीं हुआ, बना नहीं हुआ, तो आपस में पॉलिटिक्स क्या करेगा। जब हमें पता है कि ये हमारा घर है, ये हमारा एरिया है, तभी तो हम दूसरे पड़ोस वालों के साथ जो भी करना है करेंगे। कहने का मतलब पॉलिटिक्स जो पड़ोस में भी चलती है, पॉलिटिक्स सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलती, सबसे पहले हमारे घर में स्टार्ट होती है, पड़ोस में होती है, हमारी सोसाइटी में होती है, फिर सिटी में लगाओ, फिर स्टेट में, हर जगह होती है पॉलिटिक्स। एक्सटर्नल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो ऐसा करके ये वाली ट्रीटी लाई गई ताकि कोई भी स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक ना करे, हर जगह पीस एस्टैब्लिश हो। पीस एस्टैब्लिश करने के लिए ये वाली ट्रीटी को लाया गया, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी निकल के आया कि कोई भी नेशन एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी सॉवरेन है। सॉवरेन का क्या मतलब होता है, सॉवरेन का मतलब आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी, ये किसी के भी अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करते थे। बाकी इनका, क्योंकि एक तो बात ये है कि अभी जो है कम्युनिकेशन थोड़ा, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना आसान हो गया, तब उतना आसान नहीं था। और यूएसए जो था वो क्या था, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जो यूरोप से काफी दूर है, बीच में अटलांटिक आ जाता है। तो अटलांटिक ओशियन आने की वजह से वैसे भी उनका कनेक्शन जो है लैंड के थ्रू तो बिल्कुल भी नहीं था, और ओशियन के थ्रू भी इतना जो 5 और 6 जो पावर्स थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे, जो आपस में लड़ते रहते थे। क्योंकि जो मेजर पावर्स थे वो यूएसए था, यूके था, रशिया था, जर्मनी था, फ्रांस था, जो आपस में लड़ रहे थे। ये कोलिशंस हैं, ये नेशंस हैं और आपस में ये लड़ते रहते थे उस टाइम पे।
सो सिंस वर्ल्ड गवर्नमेंट वाज एब्सेंट, एक्चुअली क्या था कि तब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं थी। अब के टाइम पे वर्ल्ड गवर्नमेंट में क्या आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। सो was in state of anarchy. In the state of anarchy 1648 जब वेस्टफॉलियन ट्रीटी हुई थी, 1919 तक एक ही टाइप का वेस्टफॉलियन वर्ल्ड ऑर्डर चला था। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर में क्या था, कुछ पावर्स बड़े पावर्स थे, चीज है किसी के पास अभी टाइम पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स है वो इमर्ज हुए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स in its independence, it has to ensure that no country is able to gain को हरा सकते हैं। सो ऐसे ही था कि अगर वो इकट्ठा हो जाएंगे तो एक ही पावर को कम कर सकते हैं। ऐसा हुआ भी था। इस बैलेंस को डिस्टर्ब किया था नेपोलियन ने। नेपोलियन ने क्या किया था कि दूसरे स्टेट्स की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाया था। फ्रांस के, अगर जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा तब नेपोलियन जी के बारे में पढ़ा होगा। सो नेपोलियन में क्या था कि उन्होंने दूसरे देशों की, उन्होंने क्या किया था, यूरोप के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की थी। दूसरे नेशन स्टेट से उनकी सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाया था। Balance of power ensures that in international politics there is no permanent friends and permanent enemies. जो अभी हम इंटरनेशनल हमारा उस टाइम का फ्रेंड है, हो सकता है सब लोग हैं आपस में दुश्मन हैं। दुश्मन ही लगा लो एक टाइप के जो नेशन स्टेट्स हैं, क्योंकि ये सब मिलके इसको हराएंगे। 1815 में कांग्रेस हुई थी वीना में। प्रिंस पे अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाने के लिए, जहां पे रीजनल कंट्रीज कि जहां पे क्या था, वेयर रीजनल कंट्री टेक म्यूचुअल गारंटी फॉर नॉट इंटरफेयरिंग इन डोमेस्टिक अफेयर्स प्रॉक्सी वॉर। कहने का मतलब कंट्रीज हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में रशिया को मेनली कहा गया था कि ज्यादा पीस रही। कब तक रही, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होता है वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है। स्टडी करने का क्या पर्पस था? पर्पस ये था टू प्रपोज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो, ताकि जो है नेशंस में आपस में पीस बनी थे। यूएसए के was also among the early scholars of international politics। ये कहता था आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी कहते ताकि दोबारा वॉर ना लगे। वेस्टफॉलियन ऑर्डर इससे पहले चल रहा था वेस्टफॉलियन वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बाद दोबारा से ऐसी कोई वॉर ना लगे। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगी थी, ऐसी कोई वॉर सिक्योरिटी डायलेमा में फंसा हुआ था। सिक्योरिटी डायलेमा कि जो इनको इनकी सिक्योरिटी एश्योर करा सके, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए सबने अपनी अपनी सिक्योरिटी की खुद जिम्मेदारी करने की कोशिश की गई कि सारे नेशन जो है वो अपने लिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगा रहा था, जिसकी वजह से इवन लेनिन तो पावर को वो कैसे इंपीरियलिस्ट वॉर, व्हाट इज द सॉल्यूशन। सो उस टाइम पे सॉल्यूशन से देखेंगे कि कहीं ये हम पे अब ना अटैक कर दे, अब ना कर दे, तो खतरा बना रहेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इन नेशंस में की दूसरी कंट्री के ऊपर, जैसे कि इस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई वॉर नहीं हुई। क्यों? पे क्या प्रपोज किया था, लीग ऑफ नेशंस के। लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल लेवल जोन ऑफ पीस इस्टेब्लिश करेंगे। सिंस पीपल डोंट वांट, लोगों की आवाज को सुना जाता है, सो लोग जो है ये सारे आइडियाज की वजह से लिबरल्स ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, सो अपनी अपनी जो पुरानी पॉलिसी पॉलिटिक्स, क्योंकि लिबरल स्कूल जो था वो फेल हो चुका था। लिबरल, तो इसका जो फेमस हिस्टोरियन है वुडरो विल्सन के, वो कहते हैं
दस इमर्ज्ड रियलिस्ट स्कूल, तो ऐसे करके रियलिस्ट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जन्म होता है। नेशंस जो है वो हमें क्रिटिसाइज्ड बाय वेस्टर्न स्कॉलर्स सारे लोग रहेंगे। इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा होगा, हम रियलिटी को एक साइड पे रख के कुछ सोचते हैं कि हाँ हम थोड़ा आइडियलिस्टिक वे में, हर कोई जो है पावर को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। फेमिनिस्ट हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, तो फेमिनिस्ट उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि जितने भी इससे पहले थ्योरीज दिए गए हैं वो सारी कंट्रीज थी जो लिबरल कंट्रीज थी, और जो सोशलिस्ट कंट्रीज थी वो यूएसए try to build the new world order based on liberal principles। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होते ही यूएसए ने कोशिश की कि लिबरल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को तैयार किया जाए। इट लेड टू फाउंडेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड पे हमने फेज थर्ड जो शुरू किया था, फेज थर्ड में हमने बायपोलर वर्ल्ड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन गया था वन का, जो और उस कंट्रीज थे जो यूएसए के ब्लॉक में चले गए थे, जैसे कि पाकिस्तान था वो यूएसए के ब्लॉक में चला गया था। बहुत सारे कंट्रीज थे जो यूएसएसआर के ब्लॉक में चले गए थे, लेकिन ज्वाइन कर लिया था क्योंकि इंडिया जो था बड़ी कंट्री था, बाकी बहुत छोटे छोटे कंट्रीज थे, तो वो इसके फेवर्स डिक्लेयर किया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑन ईव ऑफ गल्फ वॉर 1। सो 1991 में इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल पड़ा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब था ग्लोबल ऑर्डर आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आया कंट्रीज हुआ, और उसके बाद काफी सारे कंट्रीज में होती है। फॉर एग्जाम्पल होते हैं जैसे कि एमएनसीज, एनजीओ। वन के बाद जैसे कि यूएसएसआर की में क्लैश था, पीछे सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी, कोई दूसरा उसको कहा है, वो डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। आज वेब मॉडल जो कि जॉन बर्टन नो मोर स्टेट सेंट्री, क्योंकि इसमें क्या है कि एनजीओज आ चुके हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स थी अब वो नहीं, मल्टीपल एक्टर्स, स्टेट सिर्फ एक स्टेट गेट कर रही है। द में क्या था कि एक सेंस वर्ल्ड जो है, अगर मिलिट्री बहुत ज्यादा है मिलिट्री, लेकिन यूएसए इकोनॉमिक सेंस में को कोई टक्कर नहीं वर्ल्ड है। अब जो है पोल्स क्रिएट हो, आपस में कंपीट डिफ्यूज्ड। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर स्टेट्स में जो वर्ल्ड है वो अपोलर है कोई टाइम्स। अब के टाइम में वर्ल्ड ऑर्डर सिचुएशन अबाउट फ्यूचर प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ऑर्डर जिसको कहते हैं, वो जो है इस कोर रीजन्स और लिबरल पॉलिसी होती है, कट कर देते देर इज रिवाइव करती है। सिंपल सी बात है, चाइना से हमें इतना खतरा क्यों है, पाकिस्तान से इतना खतरा क्यों है, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली हमारे पास है, तो उसी बेसिस पे हम हमारी पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, हम चाइना और पाकिस्तान से बहुत दूर होते तो हमें उससे कोई खतरा ही नहीं होता, क्योंकि ज्यादा इश्यूज तो बॉर्डर इश्यूज होते हैं। सो उसके बाद फॉरेन पॉलिसीज ऑफ ऑल कंट्रीज आर शेप्ड मोर बाय जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट प्रेजेंट। सो इस टाइम पे अगर हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री की सबसे ज्यादा शेप वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा। जैसे अब चाइना है, चाइना का ट्रेड जो मोस्टली ट्रेड कहाँ से होता था, मलक्का स्ट्रेट से। मलक्का स्ट्रेट हमारे अंडमान के पास है, अगर कहीं से मलक्का स्ट्रेट तब बंद कर दी जाती तो चाइना की को वर्ल्ड से जितनी भी सप्लाई हो ऊपर चाइना जाना पड़े।
उन्होंने वर्ल्ड को दो फ्री पे रह जाते हैं, वो कौन से कंट्री जो है ये कहते हैं कि जो once the transport and communication develops the power of coalition of Russia, Western control the rimland. rimland क्या है? कोस्टल एरिया। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हमने जिसको कहते हैं साइंटिफिक रियलिज्म में फरीद जकारिया जो है स्कॉलर है। थर्ड वर्ड स्कूल ऑफ थॉट। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्योंकि कंट्रीज का सेंट्रिक जो व्यू है वो ये कहते हैं ऑल अदर एक्टर्स आर प्रॉक्सीज ऑफ स्टेट, बाकी जो वर्ल्ड गवर्नमेंट रादर देन डिसऑर्डर का प्रिंसिपल निकल के को सरवाइव करना है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल स्टेट्स के बीच आपस में क्लैश मेन जो वे है वो एक ही जो वे एड्रेस दिस सिक्योरिटी डायलेमा। सिक्योरिटी डायलेमा जिसमें वो फंसे हुए दूसरे स्टेट्स और पावर ले लेंगे, फिर जो ज्यादा पावरफुल होगा उसको बीट करने के लिए बाकी स्टेट्स पावर लेंगे, तो ये रेस जो है वो चलती रहेगी। उसके बाद है व्हाट मैटर्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज पावर रादर देन लॉ। ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। टोटली क्या कहते हैं अकॉर्डिंग टू इंटर स्टेट रिलेशंस आर द स्टेट ऑफ व्हाट स्ट्रेंथ ऑफ लॉइन। लॉइन क्या होता है? जंगल का राजा होता है। सो जंगल का राजा उसके पास सबसे ज्यादा अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं। थ्यूसिडिस जो है वो कहते हैं हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, द फेमस वॉर बिटवीन पता था कि स्पार्टा और दो स्टेट एक स्पार्टा और जो दूसरा है और इस चक्कर में वो और पावर लेने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग डू व्हाट दे कैन एंड वीक सफर व्हाट दे मस्ट। रियल पॉलिटिक्स कहां से निकले? जब हमने एथिक्स और पॉलिटिक्स होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना, फिर उसको जो है मतलब है रीजन ऑफ द स्टेट और एनीथिंग इज जस्टिफाइड इन इंटरेस्ट। उसके बाद थॉमस हॉब्स है। थॉमस हॉब्स मैकियावेली के बाद आए थे। उन्होंने क्या कहा था कि कॉन्सेप्ट जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था ह्यूमन नेचर की एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी डायलेमा, जिसकी वजह से उन्होंने सजेस्ट किया देयर इज नेवर एंडिंग। तो जो रियलिस्टिक थिंकर्स हैं, रियलिस्टिक थ्योरिस्ट हैं ऑफ इंटरनेशनल रियलिस्टिक शेयर द बेसिक असम्पशन अबाउट नेचर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने का जरिया है। पॉलिटिक्स जो है वो पावर क्या है उनको कहते हैं फादर ऑफ रियलिज्म। ऐसी बातों को आपको याद रखना है। ही इज इंस्पायर्ड बाय मैकियावेली। नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए उसी को। पर्पस क्या है? ही वाज फियरफुल दैट अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी मेकर्स आर मूविंग, पॉलिसी मेकर्स इस तरफ बढ़ रहे थे। कुछ थ्योरीज के ऊपर बेस्ड है ह्यूमन नेचर के ऊपर, जितनी भी ऑफ ह्यूमन नेचर। सो ह्यूमन नेचर को जो साइंटिफिक वे में स्टडी किया गया है, जो सिंपली जो बात है कि ह्यूमन नेचर जो है वो रिक्वायर करने के लिए लोग क्या करते हैं। सो जो वो सब ह्यूमन नेचर के ऊपर उन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं। सबसे पहले ह्यूमन नेचर है, उसी तरह से नेशनल इंटरेस्ट जो है प्राइम मोटिवेशन होता है फॉर वे टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट इज बाय पावर। सो अपने नेशनल नेचर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट का मतलब है कि नेशन का इंटरेस्ट किसमें है और कब उसका इंटरेस्ट किस कॉन्डक्ट करना है, वहां पे यूनिवर्सल मॉरल जो प्रिंसिपल है। उसके बाद है ऑन द रोल ऑफ आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी के रोल पे उन्होंने का सहारा लिया जाता है। आइडियोलॉजी का अपना पर्पस कोई नहीं होता है।